हाँ, so today's topic is putting political theory to practice. मतलब पॉलिटिकल थ्योरी आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा ये वैसा फिलॉसफी टाइप है अलग से कि पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली होता क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी है जो भी रिसर्च करते हैं ना, जो भी परसेप्शन है, विज़न है किसी पॉलिटिकल थिंकर्स के, वो हम पढ़ते हैं। मतलब प्रैक्टिकली उनको फील करना एक रिटन में, एक तो आप फ्रीडम, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी आपको समझ आए कि डेमोक्रेसी दिस इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्रीडम आप अपने लेवल पे सोचोगे कि फ्रीडम ये है कि भाई मैं अपने मन से स्कूल जा सकूं, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकूं। क्या सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी है कि मुझे बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सकूँ। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें है ना, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हर लाइफ के। मतलब एक चीज़ जो आपके लिए इक्वलिटी के मेज़र पे सही होगी, वो दूसरे के लिए दूसरी चीज़ों में हो सकता है उसके लिए वो इक्वल ना हो। तो ये पूरा ये जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो इसी में कि प्रैक्टिस, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी और टू प्रैक्टिस, पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में रखना, ये बताएंगे। इस चैप्टर को कहीं भी प्रॉब्लम है कभी पूछ लेना, क्योंकि वैसे बहुत इजी लगता है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए कि पॉलिटिकल थ्योरी वैसे होता क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ही थे जिनसे के आइडियाज़ को, जिनके ओपिनियन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न के रूप में डाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन हाँ 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 यूँ नहीं करना, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं अपन। इन दिस टेक्स्ट बुक वी कन्फाइन आवरसेल्फ टू वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इस टेक्स्ट बुक में हम क्या करते हैं, वी कन्फाइन, हम खुद को सीमित कर लेते हैं, खुद को एक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल थ्योरी के एक एस्पेक्ट में हम खुद को कन्फाइन कर लेते हैं, ठीक है। हम दूसरे एस्पेक्ट्स देखते ही नहीं है। दैट विच डील्स विद द ऑरिजिन, हमें ये देखना चाहिए इसका ऑरिजिन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज दैट वी आर फैमिलियर विद, सच एज फ्रीडम, इक्वलिटी, citizenship, justice, development, nationalism, secularism and so on। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, ये डील करती है इसके ओरिजिन, इसके मीनिंग, इसके सिग्निफिकेंस जो है, पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं जो कि बहुत सारे वैल्यूज़ से फैमिलियर हैं। कौन कौन से वैल्यूज़ हैं वो, फ्रीडम। अब फ्रीडम में बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं फ्रीडम को बिल्कुल अपने अपने अलग अलग, जैसे नेक्स्ट चैप्टर ही फ्रीडम अपन पढ़ेंगे कि फ्रीडम में देखो कुछ फ्रीडम किसी के लिए नेगेटिव है, किसी के लिए पॉजिटिव है। एक्चुअली फ्रीडम क्या है वो पॉलिटिकल थिंकर्स ने डिबेट और डिस्कशन से, जैसे कोई से भी एक चीज़ लेके देखो आप, छोटा सा टॉपिक है, आप किसी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हो, ठीक है, आप अपने एस्पेक्ट्स में ठीक रहते हो कि नहीं मैं ही सही हूँ, लेकिन जब आप 5 लोगों के व्यू सुनते हो तो आपका थोड़ा सी ओपिनियन चेंज होती है, थोड़ा सा परसेप्शन बदलता है। तो ये वही है, वैल्यूज़ है फ्रीडम। बस फ्रीडम से हमारे दिमाग में है कि हम किसको से रिलेट कर लेते हैं फ्रीडम को, अपने आप से और अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, कि बस यही फ्रीडम है। लेकिन वास्तव में हो सकता है जिस फ्रीडम के लिए तुम बात कर रहे हो सकता है दूसरे के लिए वो फ्रीडम ना हो। ऐसे इक्वलिटी है, इक्वलिटी हम लोग सोचते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, मुझे तो मेरे डिज़ायर्स अचीव करने की परमिशन मिले, वही इक्वलिटी है। लेकिन इक्वलिटी को अगर हम सच ग्राउंड्स पे देखें तो डिफरेंट है। इसी तरह सिटीज़नशिप में का देखें कि सिटीज़नशिप बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी देश के सिटीज़न हो तो सिटीज़नशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये प्रोवाइड किया है, क्यों ग्रांट किया है। अगर इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे तब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जस्टिस बेसिकली होता क्या है, जस्टिस है क्या, ये हम पॉलिटिकल जो थियोरिस्ट हैं, जो रिसर्च किया है इन्होंने, जो डिबेट डिस्कशन किया है, जो परसेप्शन दिया है, उससे हम समझ पाते हैं। डेवलपमेंट, सच में डेवलपमेंट है या नहीं। डेवलपमेंट एक, जैसे डेवलपमेंट को लेके देखें कि जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या होता है, डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, है ना, जिससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब डैम्स कंस्ट्रक्ट कहाँ, मतलब डैम कहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ रिवर्स हैं, है ना, और रिवर्स के आसपास जो लोग हैबिटेट हैं उनको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए क्या, उनके लिए डेवलपमेंट है, उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप तो मतलब स्टेट के फेवर में जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड से उनको मतलब उनको डिटैच कर देना, क्या ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट उनको लगेगा? नहीं। डेवलपमेंट उनको डेवलपमेंट तब लगेगा तब उनके साथ कुछ अनजस्ट ना हो। इसी तरह नेशनलिज्म में बहुत हम झंडे उठा के नारे देते हैं। नेशनलिज्म वो है कि जब ज़रूरत पड़े रैंडमली तो आप अपने नेशन के लिए हमेशा एवर रेडी रहो। नेशनलिज्म बातें करना बहुत आसान है कि झंडा लेके 15 अगस्त को फहरा दिया या नेशनल एंथम गा लिया या फिर ये हो गया। नेशनलिज्म एक्चुअली नेशनलिज्म तब है कि वो स्पिरिट आपके अंदर से आए। ऐसे ही सेक्युलरिज्म कि हमारा इंडिया सेक्युलर कंट्री है और सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है। सेक्युलरिज्म बेसिकली होता क्या है भाई, सारे धर्मों को, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं सिर्फ अपने गीता, भागवत गीता, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कुरान मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, बाइबल मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखे मायने, एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट तो कर सकते हो। नहीं रखे मायने, आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका अपना फेथ है, अपना बिलीफ है। तो ये सब पॉलिटिकल थ्योरी से ही हम सीखते हैं, ठीक है। When we begin a debate or argument on any topic, we usually ask what does it mean। जब भी हम किसी भी टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट करते हैं या डिबेट करते हैं, है ना, तो हम जनरल हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि क्या मतलब है इसका। मैंने पूछा सेक्युलरिज्म पे अपन चलो कोई डिबेट रखते हैं, तो आप सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या आएगा, मैम सेक्युलरिज्म होता क्या है, ठीक है, तभी तो चीज़ें निकल के आएंगी। एंड हाउ डज इट मैटर, कि ये कैसे मैटर करता है, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट कैसे है। पॉलिटिकल थियोरिस्ट हैव आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम और इक्वलिटी एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स डेफिनेशंस। इसी तरह जो पॉलिटिकल थियोरिस्ट हैं वो बहुत सारे डिबेट, डिस्कशन, बहुत सारे चीज़ें हुई हैं फ्रीडम और इक्वलिटी एंड, और फिर उन्होंने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग डाइवर्स डेफिनेशंस दिए, अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है कि फ्रीडम, दिस इज़ द फ्रीडम, दिस इज़ द इक्वलिटी। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब BC 5 AD से अगर ये देखा जाए तो ये तब से चला आ रहा है, लेकिन सबकी डेफिनेशंस अलग है और किसी को हम गलत नहीं साबित कर सकते। सबका डिबेट और सबका एक बेस होता है ये सब डिफाइन करने का। इतने बड़े बड़े थ्योरिस्ट हैं तो ऐसे ही तो लिख नहीं दिया किसी ने, तो बहुत डिबेट और डिस्कशन के बाद होता है। अनलाइक इन मैथमेटिक्स वेयर देयर कैन बी वन डेफिनेशन ऑफ ए ट्राइंगल और स्क्वायर। जैसे मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हैं तो सिंपल है मैथमेटिक्स में कि ट्राइंगल क्या होता है, बिल्कुल क्लियर है, लॉजिकली है कि भाई ट्राइंगल ये होता है और इसमें ये एंगल, ये एंगल। स्क्वायर क्या होता है, लॉजिक है, ठीक है, कि ये स्क्वायर होता है, ठीक है, इसमें एक रीज़न है, लॉजिक है। लेकिन फ्रीडम, इक्वलिटी, ये लॉजिकल है तो सही, लेकिन डाइवर्स इनके डिफाइन करें तो इसको अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो डिफरेंट डेफिनेशंस निकलेंगी। तो इन मैथमेटिक्स वेयर देयर कैन बी वन डेफिनेशन ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की केवल एक ही डेफिनेशन हो सकती है, स्क्वायर की केवल एक ही डेफिनेशन हो सकती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ट्राइंगल चाहे यू बने, ट्राइंगल चाहे यू बने या यू बने, डेफिनेशन सेम होगी, ठीक है। वी एनकाउंटर मैनी डेफिनेशंस ऑफ इक्वलिटी और फ्रीडम और जस्टिस, लेकिन हम रोज इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस की डेफिनेशंस को रोज फेस करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, अपनी लाइफ में एनकाउंटर करते हैं कि एक्चुअली फ्रीडम होती क्या है। कब समझ आएगा, किताब पढ़ने से समझ नहीं आएगा, जब डेली हम यूज़ में आएगी या हम डेली एनकाउंटर करेंगे उन चीज़ों को, तब समझ में आएगा कि बेसिकली इक्वलिटी होती क्या है, बेसिकली फ्रीडम होती क्या है, जस्टिस होती क्या है। जब तक हम इनकाउंटर नहीं करेंगे तो हम क्या है, बस हमने एक डेफिनेशन देख ली कि दिस इज़ द फ्रीडम, बस हमारे माइंडसेट में वही आ गया। जब हम रोज़ इनकाउंटर करते हैं कि देखिए फ्रीडम तो नहीं है, इक्वलिटी, इसको तो इक्वलिटी नहीं कहा जाता, ये तो जस्टिस के साथ जस्टिस नहीं हो रहा। लेकिन ये मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अलग है, मैथमेटिक्स में सेट डेफिनेशन, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में सेट डेफिनेशंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती हैं ये। हाँ, दिस इज बिकॉज टर्म्स लाइक इक्वलिटी कंसर्न अ रिलेशनशिप विथ अदर ह्यूमन बींग्स रादर देन विथ थिंग्स। हाँ देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि इक्वलिटी कंसर्न होती, जब कंसर्न करती है हमारे रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है
दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, हमारे रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। ह्यूमन बीइंग्स अनलाइक थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स मतलब चीज़ की तरह नहीं होते कि कोई चीज़ है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, या कोई भी किसी भी चीज़ को मान लो, उससे डिफरेंट होते हैं। हैव ओपिनियंस ऑन इश्यूज लाइक इक्वलिटी। जो ह्यूमन बीइंग है अनलाइक थिंग्स के अलावा उनके इश्यूज इक्वलिटी या किसी भी इश्यूज़ पे उनकी अपनी ओपिनियन होती है, विथ लॉजिक, विथ आर्ग्यूमेंट, एंड मैनी ओपिनियंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड हार्मोनाइज्ड। और बहुत सारी जो ओपिनियंस है उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उनको हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है, उनको रिलेट करने की ज़रूरत है, उनको कंसर्न करने की ज़रूरत है। हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस, कि हम कैसा करने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं वह कैसा करने जा रहे हैं। लेट अस बिगिन विद आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वलिटी इन डिफरेंट प्लेसेस। अब चलिए इक्वलिटी का इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है कि इक्वलिटी देखिए, इक्वलिटी के डायमेंशंस ही चेंज हो गए अलग अलग लोगों के लिए। अब ये देख रहे हैं हम, यू मे हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन जम्प द क्यू इन शॉप, इन डॉक्टर्स वेटिंग रूम और गवर्नमेंट ऑफिसेज। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बसेस में और शॉप्स में, डॉक्टर के वेटिंग रूम में एक क्यू लगी रहती है ना। क्यू लगी रहती है भाई कि अपने अपने नंबर से आप रजिस्टर हो गए, यहाँ वहाँ पे सब इक्वल है, जो पहले आया उसको पहले। तो अगर कोई भी ऐसा करता है कि पहले से जो खड़ा है 2 घंटे पहले और बाद में आया वो अंदर चला गया, तो बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? बुरा लगेगा। वहाँ इक्वल नहीं है। पे वो भी कर रहा है, पे आप भी कर रहे हो, लेकिन उसने टाइम कितना दिया, 2 घंटे ज़्यादा दिया है, तो उसको वो पहले जाएगा, है ना। तो समटाइम्स दोज हु डू सो आर टोल्ड टू गेट बैक इन लाइन एंड वी फील ग्लैड। हमें बहुत अच्छा लगता है कि चल ये आया और हमारे से पीछे खड़ा है। अभी वैक्सीनेशन के लिए मैं गई थी, तो वहाँ पे ये एक लंबी लाइन थी, ठीक है। मैं भी जाके अपने लाइन, जहाँ लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे मैं खड़ी हो गई। कुछ एक थे जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, बिना लाइन के। तो मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था कि मैं खड़ी हूँ तो मेरे पीछे से आने चाहिए ना, अंदर से जाने का क्या मतलब है? जिस पर्पस के लिए वो आए उसी पर्पस के लिए मैं आई हूँ। वो स्पेशल तो है नहीं, प्रिविलेज तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से तो दिया नहीं है, तो क्यों? तो ये अपोज करना चाहिए। मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने बोला कि आप लाइन में आइए, हम भी तो खड़े हैं, मेरे आगे और भी बुज़ुर्ग खड़े हैं, मेरे आगे उससे भी ज़्यादा बुज़ुर्ग खड़े हैं, आप लाइन में आइए। तो ये हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। कुल मिला के चलिए इस पे आ जाए, जब कोई लाइन में लगता है तो हमें क्या होता है? ग्लैड फील होता है। समटाइम्स दे गेट अहेड एंड वी फील चीटेड। कई बार हमारे से आगे आने की कोशिश करता है तो हमें कैसा फील होता है कि ये तो चीटिंग है भाई, गलत है, मैं 2 घंटे से खड़ी हूँ और पहले वो घुस गए। तो ये एक तरह से चीटिंग ही होती है। वी रिजेंट दिस बिकॉज वी ऑल वॉन्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच वी आर पेइंग। हम रिजेंट, हमें दुख होता है, हम बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम सब को इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार है। हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसके लिए हमने पे किया है, उसमें हम इक्वलिटी होनी चाहिए कि पहले पे किया है, खड़े रहो इंतज़ार में, पहले आपका नंबर आएगा। नंबर लिखाने का क्या मतलब है? अगर ऐसे तो कोई भी खड़ा रह जाए बेचारा, वो खड़ा ही रहेगा अगर कुछ बोलेगा नहीं तो ये दुख की बात है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम इक्वली पे कर रहे हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए। सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्सपीरियंस, जब हमारे एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट होते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट इक्वलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। फिर हम क्या समझते हैं, ये जैसे जब हमें ये रिफ्लेक्ट हुए, एक्सपीरियंस हुआ, ये प्रैक्टिकली हमने देखा, तो हमने क्या समझा कि इक्वलिटी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी का मतलब है। तो ये निकल के आया। एट द सेम टाइम, इफ़ देयर आर सेपरेट काउंटर्स फॉर द ओल्ड एंड डिसेबल्ड, वी अंडरस्टैंड दैट सच स्पेशल ट्रीटमेंट में बी जस्टिफाइड। अब मान लीजिए कुछ डिसेबल्ड होते हैं, ओल्ड सिटीजन्स का अलग से एक कैबिन होता है, या विमेंस के लिए अलग से लाइन होती है, तो वो हम जस्टिफाइड मानते हैं कि ठीक है, डिसेबल्ड है, वो नहीं चल पा रहा, किसी तरह से कोशिश नहीं कर रहा है, जो भी मतलब वो बाकी लोगों की तरह
फिट नहीं है फिजिकली, तो अगर वो उनके लिए अलग काउंटर है तो ये जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड क्यों? क्योंकि वो आपके लेवल के नहीं है, आपके बराबर के नहीं है, ठीक है, फिजिकली उतने फिट नहीं है। वीमेंस है बायोलॉजिकल वीक होती हैं, उनकी अलग से लाइन देखिए, लेकिन लाइन होती है। तो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं ग्राउंड पे जब हम उनको रोज़ एनकाउंटर करते हैं, है ना। बिना सामना किए हमें कैसे समझ में आएगा कि क्या जस्टिफाइड है नहीं। अब ये भी, इसमें भी एक अलग लाइन लग रही है, इनके यहाँ 5 लोग हैं डिसेबल्ड की लाइन में, और यहाँ पे जो एबल्ड है उनकी 5, उसमें 15। तो हम जाके इसमें तो खड़े नहीं होना चाहिए ना हमें, हम कैपेबल हैं, हम खड़े हो सकते हैं। डिसेबल्ड हैं, ओल्ड सिटीजन से, ज़्यादा उनमें स्टैमिना नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट अगर दिया जाता है तो ये जस्टिफाइड होता है। जस्टिफाइड कब होता है? जब प्रैक्टिकली हमने फेस किया। बट वी ऑल्सो नोटिस एवरी डे दैट मैनी पुअर पीपल कैन नॉट गो टू शॉप और टू डॉक्टर बिकॉज दे हैव नो मनी टू पे। ये हमने ये भी नोटिस किया है मतलब रोज़ हम जो गरीब लोग हैं, है ना, वो ना तो दुकान पे जा सकते, ना डॉक्टर के पास जा सकते, क्योंकि दे हैव नो मनी, उनके पास पैसे नहीं होते पैसे पे करने के लिए। कि गुड्स और सर्विसेज के, जो भी गुड्स हैं सर्विसेज है, शॉप पे जाएगा तो गुड्स परचेज करेगा, सर्विस के लिए जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा या कहीं और जाएगा, तो उनके पास मनी नहीं होता। सम ऑफ दीज पीपल कुड बी डे लेबरर्स, ऐसे लोग या तो डे लेबरर्स होते हैं कि रोज का कमाया रोज का खाया, हु आर कटिंग स्टोन, जो स्टोन को कटिंग कर रहे हैं, जो लगिंग ब्रिक्स फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक ईंट का बोझा उठा रहे हैं। इफ़ वी आर सेंसिटिव, अगर हम सेंसिटिव हैं, we feel that it is not fair that in a society some member cannot even have their basic needs satisfied। हमें ये फील होता है कि ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है सोसाइटी में कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, ये तो गलत है ना। वी कम टू रियलाइज, हमें रियलाइज होता है कि इक्वलिटी मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ फेयरनेस सो दैट पीपल आर नॉट अनड्यूली एक्सप्लॉइटेड एंड डिसएडवांटेज बाय इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर से भी हम रियलाइज कर सकते हैं कि इक्वलिटी, सम काइंड ऑफ फेयरनेस होना चाहिए जिससे कि लोग अनड्यूली एक्सप्लॉइटेड ना हो, बिना बात के कोई इनको शोषण ना करे, और डिसएडवांटेज ना हो, मतलब उनको कोई नुकसान ना हो, इकोनॉमिक फैक्टर कहीं ना आए। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि भाई सबको मिले, सब पढ़े, सब रोजगार लगे सबको, ये होता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर से अगर हम फील किया जाए तो सोसाइटी में कुछ तो लोग ऐसे हैं कि एक के पास 5-5 कारें, कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर से ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब ये चैप्टर मैं कल कंटिन्यू रखूंगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। है ना, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप कभी भी पूछ